नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 7th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर क्या है? सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। सिविलाइजिंग मतलब क्या होता है? सिविलाइजिंग मतलब होता है सभ्य बनाना। नेटिव यानी कि देसी, एजुकेटिंग मतलब शिक्षित करना, नेशन यानी राष्ट्र। नेटिव का मतलब हम समझते हैं, नेटिव को हिंदी में इसका मतलब जैसे हमने देखा कि देसी होता है। अब देसी क्या होते हैं? अब जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ चीजों को लेकर हम बोलते हैं यह देसी है और यह विदेशी है। देसी मतलब वह चीज हमारे देश की, यहीं की है, लोकल की है। विदेशी मतलब वो बाहर से आई हुई है। ठीक है। तो अब बात आती है कि ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स क्या थे? वो नेटिव थे यहाँ के, इंडिया के नहीं। ब्रिटिशर्स बाहर से आए हुए थे। वे कहाँ से? इंग्लैंड से आए हुए थे। तो वे क्या हुए? वो फॉरेनर थे या एलियन थे। और हम उनके लिए क्या हो गए? यानी कि हम यानी इंडियंस जो कि इंडिया में रह रहे थे, वे नेटिव हो गए, यानी देसी यहीं के लोग थे ना। जो इंडियंस थे वो इंडिया के ही थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था, अंग्रेज लोग यह सोचते कि जो इंडियंस है, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, वे लोग अनसिविलाइज हैं, यानी असभ्य हैं। और यह जो नेशन है, जो इंडिया है, यह अनएजुकेटेड है, ऐसा उनको लगता था। तो यहाँ के नेटिव्स को सिविलाइज करने के लिए, यहाँ के नेशन को एजुकेट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास, नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। तो अर्लियर चैप्टर में हमने क्या देखा कि ब्रिटिश रूल किस प्रकार से राजा, नवाब, पीजेंट्स और ट्राइबल्स की लाइफ को प्रभावित करता है। मतलब राजाओं, नवाबों, पीजेंट और ट्राइबल्स की लाइफ पे अंग्रेजों का के रूल का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे राजाओं से लड़ाई हुई, हारे, फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस स्टेट पे, जैसे नवाब पे सब्सिडरी अलायंस लगा देते थे। तो बाद में ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के थ्रू क्या करते थे, उनकी जो टेरिटरी थी हथिया लेते थे, कब्जा कर लेते थे। पीजन में से रेवेन्यू वसूल करना। फिर ट्राइबल्स में हमने देखा कि उन्होंने नया फॉरेस्ट लॉ लगा दिया कि बाद में रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया कि जिसमें कि जो ट्राइबल्स थे आज इंटर नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार हमने देखा कि अर्लियर चैप्टर में किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसका प्रभाव राजाओं, नवाबों, पीजेंट्स और ट्राइबल की लाइफ पे पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट। इस चैप्टर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्प्लीकेशन रहा स्टूडेंट्स की लाइफ पे। किसका क्या इम्प्लीकेशन रहा? ब्रिटिश रूल का। यानी कि स्टूडेंट की लाइफ पे ब्रिटिश रूल का क्या इम्प्लीकेशन रहा, इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। The British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues। देखो, जो ब्रिटिशर्स थे दोस्तों, जो अंग्रेज थे, वे इंडिया में केवल टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहते, यानी कि टेरिटरी पे अपनी जीत नहीं चाहते थे, न ही वो अपने केवल रेवेन्यू पे कंट्रोल करना चाहते थे। यानी कि जो अंग्रेज थे वह इंडिया के पे इंडिया जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी पे केवल अपनी जीत और रेवेन्यू पे केवल कंट्रोल करना ही नहीं चाहते, और क्या चाहते थे? दे आल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन। उनका मानना था कि उनका एक कल्चरल मिशन है, अपने कल्चर को पूरे वर्ल्ड में, यानी जहां जहां पे वे जाएंगे उसको फैलाएंगे, मतलब अपने कल्चर को स्प्रेड करेंगे जहां तक वे कर पाएंगे। हमने जैसा कि देखा किस प्रकार से उन्होंने रेवेन्यू पे अपना कंट्रोल जमाया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिए। अब उनको, उनका मानना था कि उनका केवल यही मिशन नहीं था कि वे केवल रेवेन्यू पे कंट्रोल करें या इस टेरिटरी को कब्जा कर लें, बट उनका मानना यह भी था कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। उनको यहाँ के नेटिव्स को सिविलाइज करना है, चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज। और यहाँ के नेटिव जो है, जो उनका जो कस्टम है और जो उनकी वैल्यूज हैं, उसको क्या करना है? चेंज करना है। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस? आखिर में कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाने थे? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, civilized and made into what the British believed were good subject। इंडियंस को एजुकेट करने, उनको सिविलाइज करने और ब्रिटिशर्स के मुताबिक गुड सब्जेक्ट बनाने में, गुड सब्जेक्ट यानी अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने से, कौन कौन से मेजर लिए जाने से। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं था। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फ्रॉम मैनी डिकेट, कई डिकेट तक वे इस पे डिबेट थी वो चलती रहती, बहस जो है चलती रहती है। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वे एजुकेशन को किस प्रकार से देख रहे थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स। ग्रांट मतलब मानना, इवॉल्व मतलब विकसित होना। चलो अब देखते हैं, हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश जो थे वे क्या सोचते थे और
एजुकेशन की कुछ आइडिया जो कि आज हम एज इट इज ग्रांट कर लेते हैं, एज इट इज मान लेते हैं, वह लास्ट 200 ईयर्स में किस प्रकार से इवॉल्व हुई या किस प्रकार से विकसित हुई। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी की इस प्रोसेस में वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज। अब देखो, अब इस प्रोसेस में हम और क्या देखेंगे, जो इंडियंस थे उनका क्या रिएक्शन रहा ब्रिटिश जो अंग्रेजों का जो आइडिया था एजुकेशन से रिलेटेड, इस पर जो इंडियंस थे उन्होंने किस प्रकार से रिएक्ट किया, उनका क्या रिएक्शन रहा, एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो अंग्रेज थे, वे अपना खुद का व्यूज किस प्रकार से डेवलप किए कि किस प्रकार से इंडियंस को एजुकेट किया जाए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। ओरिएंटलिज्म, अच्छा देखो ओरिएंटल क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ओरिएंटल क्या होते हैं। ओरिएंटल को समझने से पहले हमको थोड़ा इजी वे में समझने के लिए ये समझना है कि मॉडर्न क्या होता है। हम जैसे बोलते हैं मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब ऐसे मॉडर्न हम किनको बोलते हैं ना कि हाँ वो मॉडर्न है, या कुछ कंट्रीज अभी हम नाम लेंगे कि यूएस हो गया या इंग्लैंड हो गया, हम बोलते हैं कि ये लोग क्या है, मॉडर्न कंट्रीज है। मॉडर्न कंट्रीज यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग न्यू एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, जो नई एजुकेशन है उसमें विश्वास रखते हैं, नए कल्चर में भी विश्वास रखते हैं, और इनका कल्चर भी नया है, और नई जीवन शैली ये लोग यूज करते हैं, मतलब इनका रहन सहन सब कुछ जो है नया है, नए कल्चर में लोग विश्वास रखते हैं, इनका एजुकेशन नया है। अब जैसे कि अभी समटाइम्स आपने सुना होगा, आप बोलते हैं कि अरे वो मॉडर्न है, किसी चीज को लेकर वो मॉडर्न है, यानी कि कोई किसी भी एक सिंगल पर्सन को अगर आप बोल रहे हैं वो मॉडर्न है, मॉडर्न कहने का सेंस क्या है, मतलब वो अभी नए युग के हिसाब से, नई नई परंपरा के हिसाब से, नई कल्चर के हिसाब से रह रहा है, नई एजुकेशन में उसे विश्वास है। तो अब बात आती ओरिएंटल का। मॉडर्न हम देख लिया कि मॉडर्न लोग जो होते हैं वे उनकी जो एजुकेशन होती है नई होती है, मतलब नए एजुकेशन में उन्हें विश्वास रहता है, नए कल्चर में विश्वास रहता है, उनको नए जीवन शैली में विश्वास रहता है। अब बात आती है ओरिएंटल की। ओरिएंटल दोस्तों बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। जो ओरिएंटल लोग होते हैं वे इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ओरिएंटल लोग को पुरानी यानी कि एंशियंट कल्चर में विश्वास होता है। उनका कहने का मतलब होता है कि जो एंशियंट कल्चर है वो सही है, उनका विश्वास रहता है एंशियंट कल्चर में, एंशियंट एजुकेशन में, हर चीज उनका एंशियंट रहता है। ठीक है, तो वो होते हैं ओरिएंटल। हमने क्या देखा, ओरिएंटल कौन होते हैं, जिनको पुराने एजुकेशन पॉलिसी, पुराने एजुकेशन में, पुराने कल्चर में, पुराने रहन सहन में जो जो विश्वास रखते हैं उनको हम ओरिएंटल बोलते हैं। ठीक है, तो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन। इन 1783 a person named विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। 1783 यानी कि 1783 में एक विलियम जोन्स नाम के आदमी जो थे वो कलकत्ता में पहुंचते हैं। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up। अब बताती है कि आखिर वो कलकत्ता क्यों आते हैं। एक्चुअली जो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कंपनी ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया था उसमें उनकी एज ए जूनियर जज अपॉइंटमेंट थी, यानी उनको नियुक्त किया गया था एज ए जूनियर जज। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ में एक्सपर्ट होने के अलावा ये क्या थे, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, समवन हु नोस एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो और बहुत सारी लैंग्वेज जो स्टडी करता हो। ठीक है, लिंग्विस्ट का नॉर्मली मतलब जो एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता हो। तो जो विलियम जोन्स थे ये 1783 में कलकत्ता पहुंचते हैं, क्योंकि इनको सुप्रीम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्टेब्लिश कोर्ट में एज ए जूनियर जज अपॉइंट किया गया था। यह लॉ में एक्सपर्ट होने के अलावा एक लिंग्विस्ट थे जो कि बहुत सारी भाषाएं जानते थे। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने ग्रीक और लैटिन की पढ़ाई की। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, और ये फ्रेंच और इंग्लिश भी जानते थे। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड से, अपने एक दोस्त से इन्होंने अरेबिक भी सीख ली थी। एंड हैड आल्सो लर्न पर्शियन, और उन्होंने पर्शियन भी सीख लिया था। एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सटल्टीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। तो अब उसके बाद जब ये कलकत्ता आते हैं तो कलकत्ता में ये पंडितों के साथ कई दिन में कई घंटे स्पेंड कर देते हैं, कई घंटे इनका चला जाता है पंडितों के साथ। तो पंडितों के साथ ये क्या करते हैं, उनसे संस्कृत लैंग्वेज की सटलिटीज जो है, सटलिटीज मतलब बारीकी, उसकी बारीकी को सीखते हैं, और संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर और पोएट्री सीखने में अपना दिन का कई घंटा इनका चला जाता था पंडितों के साथ। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन, यहाँ पे विलियम जोन्स है बैठे हुए हैं जो कि पर्शियन सीख रहे हैं।
Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. और उसके बाद शीघ्र ही इन्होंने लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंसेस की जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थे उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उनको पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट यानी जो एंशियंट यानी कि पुरानी इंडियन किताबें थी, किस पे? लॉ पे, जो पुरानी इंडियन किताब बुक्स थी, फिलॉसफी पे, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, मोरालिटी पे, अर्थमेटिक पे, मेडिसिन पे, अदर साइंस जो पुरानी इंडियन बुक्स थी उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जोन्स डिस्कवर्ड that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at the time। फिर जॉन ने पाया कि उनके जैसा सेम सोच बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, जो कि एक कंपनी के बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो कि सेम उनकी जैसी सोच रखते हैं कलकत्ता में ही। Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English। हेनरी थॉमस कोलब्रुक, कौन? हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड जैसे इंग्लिशमैन जो कि जो एंशियंट इंडियन हेरिटेज थे उसको डिस्कवर करने में बिजी थे, इंडियन लैंग्वेज को सीखने में, और जो संस्कृत और पर्शियन वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट करने में, किसमें? इंग्लिश में वे बिजी थे। ठीक है, तो जॉन ने पाया कि बहुत सारे कंपनी के ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि सेम उनकी जैसी सोच रखते हैं, यानी उनकी जैसी सोच यानी कि वे भी ओरिएंटल हैं, यानी कि उन्हें पुरानी इंडियन जो इंडियन कल्चर है उसमें विश्वास है, पुराने एजुकेशन पे विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने पाया बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर कंपनी में हैं। तो अब जैसे कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड जैसे जो अंग्रेज थे, वे लोग एंशियंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करने और इंडियन लैंग्वेज को सीखने में, और संस्कृत और पर्शियन वर्क्स की जो संस्कृत और पर्शियन वर्क्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बिजी थे। टुगेदर विद देम, उनके साथ जॉन सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन लोगों के साथ, किनके साथ? हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ, नेथनियल हॉलहेड के साथ, और जो सेम सोच वाले अदर जो इंग्लिशमैन थे उनके साथ इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की एंड स्टार्टेड अ जर्नल, एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहाँ पे होता क्या था? एक्चुअली यहाँ पे ना जो पुराने यानी जो ओरिएंटल वाले थॉट्स थे, यानी जो एंशियंट कल्चर थे, एंशियंट एजुकेशन थे, उसको यहाँ पे इंकरेज किया जाता था। यानी ये लोग वहाँ पे इंकरेज करते थे, बोलते थे कि हाँ जो पुराने इंडियन कल्चर है, जो पुराने इंडियन एजुकेशन है वो बहुत ही सही है। ठीक है, यानी ओवरऑल मान लो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था उसमें यही होता था कि जो पुरानी जो एंशियंट कल्चर और स्टडीज है, जो किताबी एजुकेशन है, वो वहां पे उनको क्या किया जाता था? इंकरेज किया जाता था। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो जोन्स और कोलब्रुक जो थे, ये दोनों का जो एटीट्यूड था इंडिया के प्रति वो सेम था। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिया की तरफ जो इनका एटीट्यूड था इंडिया को लेकर बहुत ही मतलब दोनों का मिलता जुलता था। दे शेयर्ड अ डीप एटीट्यूड, यानी कि इनकी जो सोच थी इंडिया को लेकर, दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। तो वे दोनों कौन कौन? कोलब्रुक और जोन्स, ये दोनों जो है कि एंशियंट कल्चर को रिस्पेक्ट देते, बहुत डीपली, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। किसकी किसकी? इंडिया के इंडियन जो एंशियंट कल्चर थे और वेस्ट के। वेस्ट यानी यहाँ पे वेस्ट साइड के, यानी ब्रिटिश के इंग्लैंड के वेस्ट की बात हो रही है। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। उनका मानना था जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अपने पास्ट में, एंशियंट पास्ट में अपनी ग्लोरी पे थी, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, बट धीरे धीरे क्या हुआ? डिक्लाइन हो गई, इसका पतन हो गया। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period। तो इनका क्या कहना था? इनका जो मानना था, यानी जो ओरिएंटल लोग थे, इनका मानना था कि इंडिया को समझने के लिए, इसको समझने के लिए, इंडिया को समझने के लिए, यानी कि इंडिया के लोगों को समझने के लिए यह जरूरी था कि जो सेक्रेड यानी कि जो पवित्र और लीगल ग्रंथ है इंडिया के, जो पहले एंशियंट पीरियड में प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ के जो सेक्रेड और लीगल ग्रंथ है उनको समझना बहुत ही जरूरी था। यानी कि इंडिया के लोगों को समझने के लिए कंपनी को यह जरूर समझना जरूरी है कि यहाँ का जो सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ का जो पवित्र और लीगल ग्रंथ है जो कि एंशियंट टाइम में, एंशियंट पीरियड में प्रोड्यूस किए गए थे, उसको समझना बहुत ही कंपनी के लिए जरूरी है। ओनली दो टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
और इनका मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम के जो रियल आइडियाज हैं, जो वास्तविक आइडियाज और वास्तविक लॉ हैं, केवल इन्हीं टेक्स्ट, यही जो टेक्स्ट हैं, यही रिवील कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं टेक्स्ट के जरिए, इन्हीं ग्रंथों के जरिए हिंदुओं और मुस्लिमों के रियल आइडियाज और लॉ को समझा जा सकता है। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट could form the basis of future development in India। और ओनली अ न्यू स्टडी का मतलब है फिर से पढ़कर, यानी कि इन ग्रंथों को, जो पुराने ग्रंथ हैं, एंशियंट पीरियड के जो प्रोड्यूस किए गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को फिर से पढ़कर ही इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट का जो बेसिस है उसको फॉर्म किया जा सकता है। बेसिस मतलब आधार जो है, उसको वो आधार बनाया जा सकता है केवल और केवल उन ग्रंथों को स्टडी करके। ऐसा मानना था ओरिएंटल लोग थे। से यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे फिगर 2 में हेनरी थॉमस कोलब्रुक के हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे एंड एंशिएंट सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ हिंदूज। So Jones and Colebrooke went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others। इस प्रकार जोन्स और कोलब्रुक एंशियंट टेक्स्ट यानी एंशियंट ग्रंथों को डिस्कवर करने में, उनकी मीनिंग को समझने में और उनको ट्रांसलेट करने में, और मतलब कि ट्रांसलेट करके उन्होंने उस चीज से क्या समझा, यानी कि उन्होंने एंशियंट, जो भी एंशियंट ग्रंथ है उनको पढ़ा और उससे इन्होंने क्या समझा, इस बात को लोगों तक पहुंचाने में जुट गए। ठीक है, जोन्स और कोलब्रुक इसके बाद क्या किए, एंशियंट टेक्स्ट को डिस्कवर करने में, उसकी मीनिंग को समझने में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में तथा लोगों को बताने में जुट गए। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। इस प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट यानी यहाँ पे किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जो इन्होंने एक ओरिएंटल लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट को यहाँ की जो ओल्ड जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, एंशियंट ग्रंथ हैं, उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसी एंशियंट ग्रंथ से यहाँ के हिंदूज और मुस्लिम के जो रियल आइडियाज हैं और जो लॉ हैं हमको मिल सकते हैं। और उसके बाद जो है इंडिया में जो भी एजुकेशन इनको, यानी एजुकेट करने का या सिविलाइज करने का जो भी प्रोसेस हो, तब गवर्नमेंट को करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट से, ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट से इनका मानना था कि इस प्रोजेक्ट से न केवल अंग्रेजों को इंडियन कल्चर से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि यहाँ के जो इंडियंस हैं उनका जो हेरिटेज है उसको रीडिस्कवर करने में, और पास्ट की जो ग्लोरी थी इनकी, जिसको कि इन्होंने खो दिया है, उसको फिर से पास्ट की खोई हुई ग्लोरी को समझने में मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its master। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को समझना, ये प्रोसेस ऐसा, ओरिएंटल लोग ऐसा क्यों बोलते थे? क्या ये इंडिया के बारे में सोचते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिया के बारे में नहीं सोचते थे, ये कंपनी के ही बारे में सोचते थे। कंपनी को एक्चुअली ये लोग क्या करते थे, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब बात आती है कि यहाँ के लोगों को समझना इस चीज को, कि ऐसा ये सोचते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जब हम इनके कल्चर को अच्छे से हम इंकरेज करेंगे, बोलेंगे कि इनका कल्चर सही है, इनका एजुकेशन सही है, इनके जो ग्रंथ लिखे गए वो सही है, तो जो ये लोग हैं ये हमें अपनाएंगे, ये लोग हमें अपनाएंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को समझने के लिए यह जरूरी था कि यहाँ के जो ग्रंथ हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनको समझना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे, इंडियंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। ऐसा मत सोचना कि जो कोलब्रुक थे, जो विलियम जोन्स थे, ये लोग हमारे बारे में सोच रहे थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी अब कंपनी के बारे में ही सोच रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो हम इंडियन कल्चर का एज ए गार्जियन के रूप में शो कर रहे थे। मतलब गार्जियन, मतलब दिखा रहे थे कि इंडियन कल्चर है उनके गार्जियंस हैं, और एज वेल एज उस कल्चर के मास्टर भी हैं। यानी कि उस कल्चर का इनको गार्जियन बनने के लिए या मास्टर बनने के लिए ये जरूरी था सबसे पहले उस कल्चर को जानना। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, इस प्रकार के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर, मैनी कंपनी ऑफिसर्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। तो इस प्रकार की आइडिया से प्रभावित होकर, जिसको कि विलियम जोन्स ने और कोलब्रुक ने दिया था, इस प्रकार की आइडिया से कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स ने प्रभावित होकर क्या बोला कि कंपनी, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, यानी कि कंपनी को वेस्टर्न लर्निंग की जगह पर इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, यानी वेस्टर्न एजुकेशन की जगह पर उन्हें इंडियन एजुकेशन, यानी कि जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन है उसको प्रमोट करना चाहिए। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। और इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए, नए नए इंस्टीट्यूट बनने चाहिए। एक इनका मानना था
जो ओरिएंटल लोग थे उनका मानना था कि नए नए इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए ताकि उस इंस्टीट्यूशन में क्या हो, टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी कि उन इंस्टीट्यूट में जो एंशिएंट इंडियन ग्रंथ हैं उनको इनकरेज, उनकी स्टडी को इनकरेज करने के लिए नए नए इंस्टीट्यूशन जो है बनने चाहिए। और क्या उस इंस्टीट्यूशन में और क्या होगा कि टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री, और उस इंस्टीट्यूशन में जो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोएट्री है उनको पढ़ाने के लिए नए नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, इसको फिर से देख लो कि इनका मानना था कि नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए ताकि जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उनकी पढ़ाई को इनकरेज किया जा सके, उनकी स्टडी को इनकरेज किया जा सके, और जो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर है और पोएट्री है उनको पढ़ाने के लिए भी उसमें इनकरेज किया जा सके उस इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, the officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subject that were alien to them। और उन ऑफिसर्स का और क्या मानना था, उनका यह मानना था, उन्होंने बोला कि हिंदूज, यहाँ के जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनको वह पढ़ाना चाहिए, वह एजुकेशन देना चाहिए जिससे कि वे ऑलरेडी फैमिलियर हैं, यानी कि जिसको वे ऑलरेडी जानते हैं, जिससे वे परिचित हैं, उनको जिससे वे परिचित हैं और जिसको वे वैल्यू देते हैं, यानी कि जिसको वो आदर देते हैं या सम्मान देते हैं, एंड ट्रेजर यानी जिसको वे महत्व देते हैं, नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, मतलब उनको वह नहीं पढ़ाना चाहिए कि जो कि उनके लिए बिल्कुल एलियन हो, बिल्कुल अनजाना हो, यानी जो वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया गवर्नमेंट को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वेस्टर्न लर्निंग की जगह पे यहाँ पे इंडियन कल्चर को, इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, पहला बोलते। दूसरा उन्होंने बोला कि नए नए जो ओरिएंटल लोग थे, जो नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप हो, मतलब नए नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो जहाँ पे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की स्टडी को इनकरेज किया जा सके, और वहाँ पे संस्कृत और पर्शियन के जो लिटरेचर और पोएट्री है उनकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, और इनका यह भी मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम को वह पढ़ाना चाहिए जिससे वे ऑलरेडी फैमिलियर हैं और जिसको वो वैल्यू देते हैं और जिसका वे क्या करते हैं, जिसको वो महत्व देते हैं। उनको बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए बिल्कुल भी नई हो। ठीक है, या अनजाना, और एलियन यानी कि नई, जो बाहर से, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही है। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स। तो दोस्तों इनका मानना था, यानी इन ओरिएंटल का मानना था कि ऐसा करने के बाद ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वह यहाँ के नेटिव्स के दिल में जो है जगह बना सकती है, यानी कि इनका हार्ट जीत सकती है, इनका दिल जीत सकती है। दिल जीतने का मतलब कि यहाँ की नेटिव जो है, कि नेटिव्स के लिए यहाँ के नेटिव्स आपको बढ़िया मानने लगेंगे। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट। केवल इसके बाद ही जो एलियन रूलर्स हैं, जो अजनबी शासक हैं, जो कि ब्रिटिश से आए, यानी कि इंग्लैंड से आए हुए हैं, केवल तभी वे आशा कर सकते हैं, वे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो प्रजा है, उनको रिस्पेक्ट दे। देखिए, विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए, विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू, यानी कि इसी बात का ध्यान में रखते हुए मदरसा की स्थापना की गई 1781 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। यानी एक मदरसा वहां पे बना। किस लिए बना? अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के, उसकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मदरसा क्या है? एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। यह एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक लर्निंग की जगह, एक सीखने की जगह। ठीक है, यानी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। And the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country। और फिर उसके बाद क्या किया गया? 1781 में हमने देख लिया कि मदरसा की स्थापना कर दी गई। उसके बाद एक हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे? बनारस में 1791 में। किस लिए किया गया? एंशियंट संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनकी पढ़ाई को इनकरेज करने के लिए, उनकी स्टडी को इनकरेज करने के लिए। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब बात आती है, इन्होंने मदरसा और जो यहाँ पे बनारस में इन्होंने एक जो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, इसका सेंस क्या था, क्यों किया था, कि मतलब करना क्या चाहते थे? एक्चुअली इनका जो ओरिएंटल लोग थे उन्होंने व्यू दिया, उनका जो सजेशन था कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए ताकि ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्री को एडमिनिस्टर करने में थोड़ा मदद मिले।
ठीक है। इसलिए यानी कि यहाँ की जब लॉ को समझेंगे, यहाँ के लोगों को समझेंगे, यहाँ की सोसाइटी को समझेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे, उनकी जगह में दिल मतलब उनके दिल में हम जगह बना लेंगे, वे लोग हमको सम्मान देंगे। तो इस सेंस में कि ताकि हम लोग जो हैं इस कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, मदद मिलेगा। ठीक है। नॉट ऑल ऑफिसर्स शेयर दीज व्यू। देखो सारे ऑफिसर्स, ऐसा नहीं था कंपनी के सारे ऑफिसर्स सेम व्यू रखते थे। सेम व्यू द सेंस कि सारे लोग ओरिएंटल ही थे, सारे लोग एंशियंट कल्चर को ही इनकरेज मतलब एंशियंट कल्चर को ही बढ़ावा दे रहे थे। ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ऐसे अलग भी लोग थे। कौन से? मनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट। तो बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे, मतलब बहुत मतलब ओरिएंटलिस्ट जो थे उनको क्रिटिसाइज करते थे। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिसे जो एशिया का कल्चर था, जो पुराना कल्चर था एशिया का, उसका और लैंग्वेज था उनका बहुत ज्यादा इसको नॉलेज, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया। फिगर 3 में यहाँ पे देखते हैं मोन्यूमेंट टू वैरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे वेरियन हेस्टिंग्स है। अब यहाँ पे देखो दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया। तो इस इमेज यह इमेज रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्रिटिश पावर इंडिया में जो ब्रिटिश पावर थी उसके बारे में ओरिएंटलिस्ट क्या सोचते थे। यू विल नोटिस दैट द मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग एंड इंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट। इंथुसियास्टिक का मतलब तो बहुत बड़ा। ठीक है, यानी जो हेस्टिंग यहाँ पे एक मैजेस्टिक फिगर आपको दिख रहा होगा, ये है वेरियन हेस्टिंग, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे, एंथुसियास्टिक सपोर्टर थे किसके? ओरिएंटलिस्ट के। ठीक है, यानी ओरिएंटल वाली जो ओरिएंटल लोग की जो थिंकिंग थी, यानी कि पुराने चीजों को मतलब पुराने जो कल्चर था उसको बढ़ावा देना, पुराने एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये भी उनमें भरोसा विश्वास रखते थे। इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ पंडित ऑन वन साइड एंड द सीटेड मुंशी ऑन द अदर साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरेन हेस्टिंग की एक मैजेस्टिक फिगर है, एक स्टैंडिंग यहाँ पे स्टैचू है, उसके उनके लेफ्ट साइड में यानी कि वेरेन हेस्टिंग्स के लेफ्ट राइट साइड में हम देखेंगे कि कौन है, एक स्टैंडिंग फिगर किसकी? एक पंडित की। और उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे एक मुंशी बैठा हुआ है। ठीक है। हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर टू टीच देम द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। स्कॉलर्स यानी कि विद्वान जो हेस्टिंग थे और जो ओरिएंटलिस्ट थे, वे चाहते थे कि जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वे उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है बताएं, सिखाएं। टेल देम अबाउट लोकल कस्टम एंड लॉ, और उन्हें लोकल कस्टम क्या है यहाँ का, क्या लोकल जो लॉ है उसके बारे में बताएं। एंड हेल्प देम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशियंट टेक्स्ट, और उनकी मदद करें जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो एंशियंट ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट करने में और इंटरप्रेट करने में, मतलब समझाने में, उसकी व्याख्या करने में। ठीक है, यानी कि हेस्टिंग्स और ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि जो इंडियन विद्वान हैं वे उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज बताएं और यहाँ के लोकल कस्टम और लॉ के बारे में बताएं, और उनकी मदद करें जो इंडियन एंशियंट टेक्स्ट है, यानी कि जो इंडियन एंशियंट जो पुराने ग्रंथ हैं उसको ट्रांसलेट करने में और उसकी व्याख्या करने में उनकी मदद करें। हेस्टिंग्स took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient custom of the country and oriental learning ought to be the basis of British rule in India। और हेस्टिंग से इनिशिएटिव लेकर कलकत्ता मदरसे की स्थापना कराई, और उनका मानना था कि कंट्री का जो एंशियंट कस्टम है और जो ओरिएंटल लर्निंग है, यानी जो ओरिएंटल व्यू था एजुकेशन का, वही जो है इंडिया में ब्रिटिश रूल का बेसिस होना चाहिए। ठीक है। मुंशी कौन होता है? अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन। मुंशी हम नॉर्मली उसको बोलते हैं एक ऐसा आदमी जो कि पर्शियन लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और पढ़ा सकता हो, बता सकता हो। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है? एक टर्म जनरली यूज टू रिफर टू अ लोकल लैंग्वेज, यानी ये नॉर्मली एक लोकल लैंग्वेज एक टर्म है जिसको जनरली किस लिए यूज किया जाता है? एक लोकल लैंग्वेज को, एक लोकल भाषा को रिफर करने के नॉर्मली, जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग होती है। ठीक है। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। ग्रेव मतलब बहुत बड़ी, कि ईस्ट की बहुत बड़ी गलतियां। From the early 19th century, many British officers began to criticize the Orientalist vision of learning। तो दोस्तों 19th सेंचुरी की शुरुआत से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वे ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग था, जो ओरिएंटलिस्ट का विजन था लर्निंग का, एजुकेशन का, यानी कि इनका ये जो बोल रहे थे इनका विजन था ना कि इस देश को, यानी कि इस यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको वही बताया जाए जिससे वे परिचित हैं ऑलरेडी, जिससे फैमिलियर हैं, और जो पुराने ग्रंथों को फिर से पढ़ा जाए, और उसी हिसाब से वो उसी ग्रंथ से हमें पता लग सकता है कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम के लॉ क्या हैं, एक्चुअल लॉ क्या है। ठीक है। तो इनका जो विजन ऑफ लर्निंग था, इसको लोगों ने, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अर्ली 19th सेंचुरी से क्या किया? क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। They said that knowledge of the East was full of error and unscientific thought। वे बोलने लगे, वे क्या बोले कि जो ईस्ट का नॉलेज है, ईस्ट का मतलब
जो ईस्ट के इंग्लैंड से हम क्या थे, ब्रिटेन से ईस्ट साइड में थे, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बोले कि जो ईस्ट का नॉलेज है वो बिल्कुल फुल ऑफ एरर है, मतलब एरर से भरा हुआ है और बिल्कुल अनसाइंटिफिक थॉट वाले हैं। अनसाइंटिफिक थॉट का क्या मतलब होता है? अनसाइंटिफिक थॉट जैसे उनका मानना था कि जो जादू जैसे मंत्र वंत्र वाली जो विद्या थी, वे बोलते थे अनसाइंटिफिक थॉट है, मतलब झूठी है। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस, जो ईस्टर्न लिटरेचर है वे नॉन सीरियस, नॉन सीरियस मतलब पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा, आप बहुत डीपली चले जाओगे, ठीक है। एंड लाइट हार्टेड मतलब बस वो नॉर्मल के लिए है, मतलब एक हंसी मजाक में पढ़ लो आप। और भी क्या बोले, ईस्टर्न लिटरेचर जो है नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन encouraging द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब देखो, हमने ओरिएंटल का तो देख लिया, अब ये लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला कि ब्रिटिश ब्रिटिश के लिए यानी अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी गलत है, अंग्रेजों को संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर यानी जो अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर है इसकी स्टडी को इनकरेज करने के लिए अपना टाइम या पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेंड नहीं करना चाहिए। जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, तो जेम्स मिल भी उनमें से एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया था, यानी जो ओरिएंटलिस्ट को बहुत तेज जो है कि क्रिटिसाइज कर रहे थे। ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। तो जेम्स मिल थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको यहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए या यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं या किस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ओरिएंटल लोग जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बोलते थे ना कि यहाँ के लोग जिस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो या जो चीज जानते हो उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि वे यहाँ की लोग सोसाइटी को समझ सके और यहाँ के लोगों को दिल को जीत सके, ठीक है। तो जो जेम्स मिल थे यानी कि जेम्स मिल इनके अगेंस्ट में थे। एम ऑफ एजुकेशन ought टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन का एम क्या, जो यूजफुल और प्रैक्टिकल है उसको पढ़ाने का होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब था जो एजुकेशन का जो आपका एम हो वो यह हो कि लोगों को वह एजुकेशन दिया जाए, वह शिक्षा दी जाए जो यूजफुल और प्रैक्टिकल हो। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिली विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। एडवांसेस यानी सफलताएं, नहीं इंडियंस शुड बी मेड फैमिली, यानी उनका कहने का मतलब था इंडियन को फैमिलियर कराया जाना चाहिए, उनको परिचित कराया जाना चाहिए कि जो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस, जो साइंटिफिक और टेक्निकल सफलताएं वेस्ट ने हासिल की हैं उसको इनको बताना चाहिए, इंडियन उसको जानने चाहिए, इंडियंस को उसके बारे में बताना जाना चाहिए, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient। अब जैसे साइंटिफिक यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निकल एडवांसेस जैसे कि इन्होंने स्टीम इंजन का उस टाइम इन्होंने खोज कर लिया था, ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जो है एडवांस मानते थे, ठीक है। रेदर देन विद द पोएट्री एंड सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, इन्होंने आगे बोला कि ओरिएंट के सैक्रेड लिटरेचर और पोएट्री की जगह पर इनको यह बताना चाहिए, इनको फैमिलियर कराया जाना चाहिए कि जो टेक्निकल और साइंटिफिक सफलताएं विश्व ने हासिल की हो, ठीक है। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। तो 1830 तक आते आते क्या हुआ कि जो अटैक था ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग को बहुत तेजी से हो गया, बहुत तेज मतलब सारे लोग जो है कि उस पर अटैक करने लगे, सारे लोग बोले नहीं ये गलत है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बैबिंगटन मकाले। इनमें से जो सबसे आउटस्पोकन था, जो इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स था, यानी जो क्रिटिसाइज करता था ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग को उस टाइम का, वो था कौन? थॉमस बैबिंगटन मकाले। मतलब डायरेक्टली, अब जैसे कि ओरिएंटल लोग क्या बोले थे, ओरिएंटल लोग पब्लिकली बोलते थे ना, इनडायरेक्टली तो उससे प्रॉफिट कमाते थे, एजुकेशन से भी उनको प्रॉफिट चाहिए था कि यहाँ के लोगों पे राज करेंगे और हमारी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, हर चीज में, मतलब कि वो अच्छा बनना चाहते थे, यानी कि हमारे कल्चर का वो एज ए गार्जियन और मास्टर बनना चाहते थे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उनका तो कुछ और, उसके पीछे का इनडायरेक्टली वो कुछ और सोचते थे। बट यहाँ पे जो थॉमस बैबिंगटन मकाले थे ये डायरेक्टली बोल देते हैं, पब्लिकली बोल देते हैं कि मतलब पब्लिकली बोल देते हैं कि ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग है वो एकदम गलत है। यानी कि जो थॉमस बैबिंगटन मकाले थे ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर देते हैं इसको, ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग, ये बोलते हैं डायरेक्टली गलत है। जैसे कि अभी हमने देखा था ये लोग जो बाकी कंपनी के ऑफिसर्स थे वे क्या बोलते थे, इनके जैसे थॉमस बैबिंगटन मकाली के जैसे वे नॉर्मली बोलते थे कि जो एजुकेशन है, ईस्ट का जो एजुकेशन है फुल ऑफ एरर है वो और अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं,
ये जो जादू वादू जो हम जैसे कि जो मंत्र वंत्र विद्या में ये लोग बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। वे इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री के रूप में देखते थे और जिसको कि सिविलाइज करना बहुत ही जरूरी है। थॉमस बैबिंगटन मकाले यह इंडिया को समझते थे कि इंडिया जो है एक अनसिविलाइज कंट्री है, इसको सिविलाइज करना बहुत ही जरूरी है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग? मकाले, थॉमस बैबिंगटन मकाले के अकॉर्डिंग ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच जो इंग्लैंड ने जो नॉलेज प्रोड्यूस किया है उसके कंपेरिजन में नहीं है। ठीक है। हु कुड डिनाई declare Macaulay that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने क्या बोला मकाले ने कि a single shelf of a good, who could deny मतलब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। मतलब इनका कहने का मतलब है या सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, जो एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक जो सिंगल शेल्फ होता है, शेल्फ जैसे एक अलमारी होती है, एक कई शेल्फ होते हैं ना, ये बोलते हैं कि जो एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का जो एक सिंगल शेल्फ है वो होल पूरे नेटिव जो इंडिया और अरेबिया के जो नेटिव लिटरेचर हैं उसके बराबर है। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब यूरोप की कोई एक अच्छी लाइब्रेरी ले लो, उसका केवल एक शेल्फ, एक कबर्ड भी पूरी नहीं, केवल एक शेल्फ जो है वो पूरे इंडिया और अरेबिया के जो नेटिव लिटरेचर है उसके बराबर है। अब समझ लो। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। He urged यानी उन्होंने तर्क दिया क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पब्लिक मनी जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसमें? प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में, ओरिएंटल एजुकेशन को प्रमोट करने में, क्योंकि इससे इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये है थॉमस बैबिंगटन मकाले। ये थॉमस बैबिंगटन मकाले देखने में कितने डेंजर नहीं है, उनके कारनामे भी डेंजर ही थे। ठीक है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मकाले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। एम्फसाइज करना यानी कि जोर देना। तो पूरी ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ मकाले ने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की जरूरत को जोर दिया। ठीक है, एम्फसाइज किया यानी कि उन्होंने एम्फसाइज किया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है पढ़ना चाहिए। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि अगर इंडियन जो है वे इंग्लिश जान जाते हैं तो इससे वे जो वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया है अच्छा अच्छा फाइनेस्ट लिटरेचर, बहुत बढ़िया बढ़िया जो लिटरेचर इन्होंने प्रोड्यूस किया है उससे वे अगर इंडियंस इंग्लिश जान जाएंगे तो वे जान पाएंगे। ठीक है। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और इससे इंग्लिश के नॉलेज से इंडियन ये भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे कि वेस्टर्न ने यानी इन लोगों ने जो साइंस और फिलोसफी की फील्ड में जो डेवलपमेंट किया, जो विकास किया है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग दियर टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर। तो इन्होंने फाइनली बोला क्या कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने का, उनके टेस्ट को बदलने का, उनकी वैल्यूज को, उनके कल्चर को चेंज करने का जो वे होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश पढ़ाने का। ठीक है। यानी कि जो माध्यम होना चाहिए लोगों को सिविलाइज करने का, उनके टेस्ट को बदलने का, उनके वैल्यूज को, उनको कल्चर को बदलने का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती टेस्ट, वैल्यूज, कल्चर, यहाँ पे क्यों बात आ रही है कि इनको क्यों ये चेंज करना चाहते हैं? एक्चुअली जब यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का कल्चर, इनका मानना था कि यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों का रहन सहन जब हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स यानी जो हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका यहाँ पे मार्केट और बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। ओरिएंटल का भी यही कहना था, ओरिएंटल भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही कमाना चाहते थे। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे बारे में सोचते थे, सेम इनका भी एक कंपनी के बारे में सोचते थे, वो भी कंपनी के बारे में सोचते थे। फॉलोइंग मकालेज माइन्यूट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। माइन्यूट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे माइन्यूट का मतलब होता है कि रिपोर्ट। ठीक है। यानी मकाले की रिपोर्ट के बाद या मकाले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया गया। यानी 1835 का जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया वो इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ से पास किया गया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। कहाँ से? इंग्लैंड से। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। इसके अलावा यह भी डिसीजन लिया गया कि जो हायर एजुकेशन होंगे वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वह इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा हायर एजुकेशन में।
एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और उस एक्ट में यह भी लिखा गया कि जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कलकत्ता मदरसा कलकत्ता का जो मदरसा है और बनारस संस्कृत कॉलेज, इसका प्रमोशन वो स्टॉप कर दिया जाए, इसको प्रमोट न किया जाए। These institution were seen as temples of darkness। इन इंस्टीट्यूशन को एज ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस से देख रहे थे, यानी अंधकार था पूरा, मतलब बिना नॉलेज। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके, जो कि ऑटोमेटिक जो है कि खत्म हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। अब जो है स्कूल्स के लिए भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जैसे स्कूल की बात हो रही है, यानी कि जो लोअर एजुकेशन, यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए ऑलरेडी जो है कि इन्होंने बोल दिया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश का होगा। बट अभी उसमें ये भी था कि अब जो धीरे धीरे क्या होगा, स्कूल जो थे, स्कूलों के लिए भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक प्रिंट होना, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई।